Good morning, all of you. मैं मधु जैन, B.Ed सेकेंड ईयर, आपको पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट उसकी कॉमन क्लास आपकी हो रही है। 2 वीडियो आपके पहले बन चुके हैं और आज ये तीसरा वीडियो है। आपको समझ में आना चाहिए कि सारे जो फैकल्टी है या आपकी पेडागोजी के जो स्कूल के सब्जेक्ट है उन्हें में आपके पाठ्यपुस्तक वाला, संसाधन वाला, ये सारी चीज़ें एक ही सेम सब्जेक्ट में मिलती है। इसलिए आप उसको और आपके इसके सेशनल आपके फैकल्टी सब्जेक्ट जो फैकल्टी है सब्जेक्ट की वो ही आपको सेशनल देंगे। कॉलेज में जब भी उपस्थित हुए अपने उसके साथ में ही सेशनल के साथ में प्रेजेंट हुए। अब आप आज इसमें पढ़ेंगे 2 पहले जो यूनिट उसमें पढ़ चुके हैं आप वो है विषय की पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तकें। उसमें अर्थ और परिभाषा, पाठ्य निर्माण के सोपान, पाठ्यचर्या का महत्व, ये सारा हो चुका है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, अच्छे पाठ्यक्रम की जो विशेषताएं हैं, पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उसका महत्व है पाठ्यपुस्तकों की, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। आप उसमें आज ये विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम की रूपरेखा किस तरीके से बनाई जाती है, कैसा उसका होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज उसमें अध्ययन करेंगे आप। जैसे विद्यालय शिक्षा के संपूर्ण ढांचे पर दृष्टि डालनी आवश्यक होगी। हमारे देश में विद्यालय शिक्षा विविध स्तरों में विभाजित की हुई है, अतः उन विविध स्तरों के आधार पर ही पाठ्यक्रम की बात की जाए तो संभवतः अधिक तर्कसंगत होगा। ऐसा करना अध्ययन करने की दृष्टि से भी सुविधाजनक होगा। और जैसे पाठ्यचर्या निर्माण के सोपान और सिद्धांतों के आधार पर पाठ्यचर्या की समीक्षा की जा सकती है। एक जागरूक अध्यापक को पाठ्यचर्या की समीक्षा के साथ साथ उसमें सुधार के लिए भी सुझाव देते हुए संशोधित पाठ्यचर्या का प्रारूप भी प्रस्तुत करना चाहिए। राजस्थान शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तावित माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं की पाठ्यचर्याओं के समालोचनात्मक विश्लेषण के लिए बताया गया है कि उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से पाठ्यचर्या की स्थिति होनी चाहिए, विषय सामग्री का संगठन होना चाहिए, पाठ्यचर्या की व्यापकता होनी चाहिए, पाठ्यचर्या के सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप का तालमेल होना चाहिए, बाल केंद्रितता की दृष्टि से पाठ्यचर्या होनी चाहिए, जीवनोपयोगी दृष्टि से पाठ्यचर्या होनी चाहिए। इन सब ही पॉइंट्स को इसमें सम्मिलित किया गया है। अब ये फर्स्ट आपका प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम। प्राथमिक स्तर से आशय प्राथमिक विद्यालय शिक्षा से है, जहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं चलती है एवं 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु समूह के बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं। और यह वह अवस्था है जिसमें बालक वस्तु को निरख परख कर एवं अच्छी प्रकार देखकर जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है। साथ ही उसकी यह उत्सुकता रहती है कि वह प्रत्येक वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करे। अतः अविभक्त इकाई के बालकों हेतु अलग से सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम बनना असंगत ही प्रतीत होता है। इतना अवश्य हो सकता है कि बालक जो भी अपने आसपास के वातावरण को देखता है उसका ज्ञान उसे कराया जा सकता है। वह ज्ञान यदि कहानियों के माध्यम से छात्रों को कराया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस आयु में 6 से 7 वर्ष के बालकों को कहानियाँ सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। कहानियों के माध्यम से बादल, हवा, वर्षा, पहाड़, मैदान, झील, नदी, जीव जंतु आदि का ज्ञान दिया जा सकता है। कक्षा 3 से 4 तक छात्र की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं में अपेक्षाकृत वृद्धि हो जाती है। वह कोई क्रिया करने में भी समर्थ हो जाता है, भ्रमण पर जाने को तैयार हो जाता है, कल्पना करने लगता है तथा अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्न भी करने लगता है। अतः पाठ्यक्रम अलग से बनाकर पढ़ाया जा सकता है, परंतु उसमें भी निरीक्षण करके देखना, सीखना, कहानियाँ आदि इसमें हो सकता है। पाठ्यक्रम में निम्न बिंदुओं को जैसे इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। साहसिक कहानियों का समावेश, छात्रों को विभिन्न खोजों से संबंधित सामाजिक अध्ययनवेत्ताओं से या अन्य व्यक्तियों का परिचय कहानी के माध्यम से कराया जाता है।
जैसे वास्को डी गामा, कोलंबस, रॉबर्ट पियरी, तेंजिन शेरपा, एडमंड ह्यूलेरी, राकेश शर्मा, बछेंद्री पाल आदि। सेकेंड पॉइंट इसमें है भौगोलिक जानकारी का समावेश। निरीक्षण के आधार पर बालकों को विविध प्रकार की प्राकृतिक, वनस्पति, मिट्टी, चट्टान मतलब प्रकृति के रूप में सारी जो चीज़ें, पर्वत, पहाड़, मैदान, खनिज पदार्थ, ग्रह प्रदेश की फसलें हैं, नदी झील हैं, सागर हैं, जीव जंतु आदि का ज्ञान इसमें कराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका सरस्वती यात्राओं का समावेश। जैसे इस आयु के जो समूह के जो बच्चे होते हैं उनको घूमना बहुत पसंद होता है, वह घूम घूम कर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अतः समर्थ के अनुसार सरस्वती फील्ड ट्रिप्स का आयोजन करवाना चाहिए। नेक्स्ट है व्यवसायों का समावेश। बालक को उसके गृह प्रदेश से संबंधित गांव या शहर में किए जाने वाले व्यवसायों की सामान्य जानकारी दी जा सकती है। यथा शहरी बालकों को शहरों में चलने वाले विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों की जानकारी भी दी जा सकती है। तो ग्रामीण बालकों को कृषि में संबंधित व्यवसायों के बारे में सामान्य जानकारी दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पर्यावरण का समावेश। ये सारे पॉइंट्स आपके प्राथमिक स्तर पर आ रहे हैं। बालक को पर्यावरण संबंधी सामान्य जानकारी के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दिया जाना समीचीन है। बालक को अपने जिले में राज्य एवं देश का भौगोलिक परिचय कराना, विश्व का सामान्य परिचय करवाना, जैसे निरीक्षण करना, भौगोलिक तथ्यों का निरीक्षण करना, दृश्य उपकरणों का अभ्यास करना, मानचित्र, मॉडल, रेखाचित्र आदि बनाने का अभ्यास कराना एवं सुविधा अनुसार कुछ नमूनों का संग्रह भी कराना। डाक टिकट का है जिसका उसका बच्चों को बोलना कलेक्शन करें, पेड़ पौधों को पत्तियों की उनको प्रोजेक्ट दिए जाए, उनमें अलग अलग नाम के अकॉर्डिंग उनकी पत्तियाँ या फूल चिपकाना है, सारी अपनी डायरियों में ये सब चीज़ें करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में भी हैं, जैसे हिंदी में भी हैं, गणित में भी हैं, आदि सारे सिक्के कलेक्शन करना है। जैसे मैथ्स का अगर देखा जाए तो हिंदी में आपको है तो साहित्यकारों की नाम है, साहित्यकारों की कथनियाँ हैं, उनके क्रियान्वयन जो क्रिएटिविटी उन्होंने की है देश के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित की जा सकती है। उच्च प्राथमिक स्तर में कक्षा 6 से 8 तक के बालक आते हैं, जिसका औसतन आयु 12 से 15 वर्ष तक होता है। यह स्तर पूर्व किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। इस अवस्था में शारीरिक मानसिक विकास तीव्रता से होता है। छात्र अपने मान सम्मान के प्रति पूर्ण सजग होता है। वह बचपन से निकलकर किशोरावस्था के द्वार पर कदम रख देता है। अतः वह न केवल अधिक जानने के लिए तैयार होता है, बल्कि वह भावी कल्पनाएं भी करने लगता है। पाठ्यक्रम में इसमें निम्न बिंदुओं को समावेश किया जा सकता है, जैसे देश के सामाजिक अध्ययन का समावेश करना, देश का सामाजिक अध्ययन, एशिया का सामाजिक अध्ययन, विश्व का पूरा अध्ययन करना, भूगोल विषय का एटलस है उसके बारे में जानकारी करना, और देश की अनेक यातायात, भौगोलिक परिस्थितियाँ, व्यवसाय, मानवीय एवं आर्थिक जीवन आदि बिंदुओं का अपेक्षाकृत कुछ भी विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। और एशिया महाद्वीप के विभिन्न राष्ट्रों को भौगोलिक परिस्थितियों, प्रमुख देश एवं प्रमुख जनजातियों के बारे में जानकारी कराना, फिर विश्व का विविध व्यवसाय, भौगोलिक वातावरण, मानव का अंतर संबंध, विश्व की प्रमुख समस्याएं, यातायात, ऊर्जा के स्रोत, खनिज पदार्थ, विश्व कटिबद्ध आदि की छात्रों को जानकारी देना भी इसमें सम्मिलित है। फिर है बालक में एटलस के उपयोग की क्षमता का विकास करना, ताकि वह नगर, राज्य, देश, बंदरगाह, राजधानी, यातायात, खनिज पदार्थ, ऊर्जा के स्रोत, उच्चवाचन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति जैसे आदि से संबंधित अंक में एटलस की सहायता से ले सकता है। फिर है छात्र दिन रात का होना, ऋतु चक्र का, समय कटिबंध का, पवनें, वायुदाब पेटी संबंधित आदि ग्लोब की सहायता से भी प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है।
और विभिन्न प्रकार के मॉडल्स बनाने का समावेश होना चाहिए। छात्रों को अनेक अलग अलग तरह के मॉडल्स बनाने को दिए जाने चाहिए, उसका एग्जीबिशन लगानी चाहिए और विविध प्रकार की समस्याओं का संबंधी जानकारी का समावेश होना चाहिए। पर्यावरण है, मिट्टी का कटाव है, भ्रमण द्वारा अधिकाधिक जानकारी देना है ताकि छात्र ज्ञान को आसानी से हृदयगम्य कर सके। इन सभी चीज़ों का समावेश इसमें होना चाहिए। अब है माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान, जैसे सामाजिक विज्ञान का है, हिंदी का है, भूगोल का है और इन सभी विषयों का है, मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी, एसएस, सारे सब्जेक्ट का जो पाठ्यक्रम थे, तो वो माध्यमिक स्तर पर किस तरीके से अपन प्रिपेयर करेंगे, ये आपके सारे पेडागोजी के जो सब्जेक्ट हैं सभी में एक से ही होंगे। इस स्तर में कक्षा 9 से कक्षा 10 के बालक आते हैं जिनकी आयु 15 से 16 वर्ष होती है। इस अवस्था में किशोर छात्र अपने तर्क एवं विवेक का उपयोग करने लगते हैं। तर्क और विवेक के आधार पर ही अपने वातावरण को समझने का प्रयास करते हैं तथा वे प्राचीन एवं नवीन परंपराओं को समझकर प्राचीन परंपराओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि छात्र इस स्तर पर मानसिक रूप से अधिक परिपक्व हो जाता है तथा इस स्तर की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात गृहस्थ जीवन का दायित्व भी उठाने को तैयार हो जाता है। अतः इस पाठ्यक्रम में जैसे भूगोल विषय में है, सामाजिक विषय में है, हिंदी विषय में है और विज्ञान है, एसएस है, मतलब बहुत सारे जितने भी विषय हैं उन सब में किन निम्न तथ्यों को जैसे अपन समाहित कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है विश्व सामाजिक विज्ञान से संबंधित तथ्यों का समावेश और भारत के सामाजिक या भूगोल का विज्ञान का अध्ययन करना, ये सब भी इनमें मानवीय व्यवसाय, भौगोलिक परिस्थितियाँ, विश्व का आर्थिक सामाजिक अध्ययन, खनिज पदार्थ, ऊर्जा के स्रोत, सब इसमें समावेश हो जाता है। फिर जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, आर्थिक अध्ययन, कृषि, उद्योग, व्यापार, राष्ट्रीय एकता, नैतिकता आदि, अखंडता की समस्या, प्रदूषण की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, इन सभी का अध्ययन भी इसमें कराया जा सकता है। फिर क्रियात्मक तथ्यों का समावेश। क्रियात्मक में क्या होता है, जैसे रेखा चित्र बनाना, मॉडल बनाना, मानचित्र बनाना, विभिन्न प्रकार के आरेख एवं चित्र बनाना, मानचित्र में नगर, राजधानी, बंदरगाह, औद्योगिक व्यापारिक केंद्र, उच्च प्राकृतिक वनस्पति, जनसंख्या आदि से संबंधित आंकलन करना, उनका मूल्यांकन करना और मॉडल बनाकर चीज़ें सीखना इसमें सम्मिलित है। अब उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम, इस स्तर पर कक्षा 11 व 12 18 से 19 वर्ष की आयु का बालक पढ़ता है। अनेक राज्यों में इस स्तर का नाम इंटरमीडिएट स्तर भी कहते हैं। इसे पूर्व स्नातक स्तर के नाम से भी जाना जाता है। यह वह स्तर है जो कि विद्यालय शिक्षा और कॉलेज शिक्षा के बीच में एक सेतु का कार्य करता है। इस स्तर का पाठ्यक्रम बनाते समय चाहे कोर्स स्नातक स्तर को ध्यान में रखा जाता है, वहीं दूसरी ओर माध्यमिक विद्यालय को भी याद रखा होता है जाता है। इस स्तर के पाठ्यक्रम में दोनों स्तरों की विशेषताएं को पाया जाना आवश्यक है। अतः इसमें स्वविवेक एवं निर्णय लेने की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है तथा साथ ही साथ उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता को भी इसमें अधिक होती है। इसमें इस पाठ्यक्रम में निम्न बिंदुओं को समावेश करना सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जा सकता है, जैसे विश्व का अध्ययन करना। विश्व का अध्ययन, विश्व पूरे छात्र को जैसे विश्व का अध्ययन करने में विश्व की वातावरण, विश्व के प्राकृतिक प्रभाव और पृथ्वी की उत्पत्ति है, आंतरिक एवं बाह्य शक्तियाँ, जलधाराएँ हैं, ज्वार भाटाएँ हैं, भारत का अध्ययन करना। इसमें भारतीय आर्थिक क्रिया, मानव जीवन, प्रमुख जनजातियाँ, यातायात की सुविधा और व्यापार, ये सारी सब्जेक्ट में भी शामिल हो जाती है। इसमें प्रमुख समस्या क्या है, विश्व में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है और मिट्टी संरक्षण की है, भारत में जनाधिक्य की समस्या है, एकता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की समस्या है, विश्व में तापमान वृद्धि की समस्या है, इसमें औद्योगिकरण की समस्या है। तो ये सभी अध्ययन इसमें करा सकते हैं। फिर ये प्रक्रियात्मक अध्ययन। प्रक्रियात्मक अध्ययन में
जैसे वायुदाब मापी। आज ये पेडागोजी साइंस सब्जेक्ट में अगर आप देखा जाए तो वायुदाब है, मापी, ताप मापी है, वर्षा मापी है, आर्द्रता है एवं शुष्कता मापी यंत्र है, दिशा सूचक है, मापनी बनाना, समोच्च रेखाएं खींचना, विविध मानचित्र बनाना, ग्राफ्स बनाना, भूपत्रक बनाना, भौगोलिक रूप चिन्हों को बताना, जंजीर एवं फीते की सहायता से सर्वे करना, फील्ड बुक बनाना, दिशा निर्धारण करना, मॉडल बनाना, ये सब भी इसमें विविध प्रकार की मिट्टियाँ, खनिज, वनस्पतियाँ आदि के नमूने संग्रह करना भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। नेक्स्ट है भ्रमण का आयोजन करना। संक्षेप में जैसे भ्रमण के उद्देश्य निर्धारित करना, भ्रमण पर रिपोर्ट तैयार करना, फीडबैक बनाना। पाठ्यक्रम निर्माण इस प्रकार होना चाहिए जिससे कि न केवल व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति हो सके बल्कि राष्ट्रीय एवं सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति भी आसानी से संभव हो सके। राष्ट्र के लिए सुयोग्य नागरिक तैयार हो सके जो कि राष्ट्रीय समस्याओं के निराकरण में सहयोग करते हुए राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को सुदृढ़ करने में सहयोग प्रदान कर सके, जिससे देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था का आधार और अधिक सुदृढ़ बन सके। यही नहीं, इसमें भी आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विविध राष्ट्रों के बीच शांति एवं सहयोग की भावना का विकास करना भी संभव हो सके तथा विश्व बंधुत्व या वसुधैव कुटुंबकम की भावना पनप सके। अब है आपका उत्तम पाठ्य पुस्तक का चयन। आप उत्तम पाठ्य पुस्तक का चयन किस तरीके से, मतलब आपकी पाठ्य पुस्तक कैसे अच्छी होगी, क्या उसमें सर्वश्रेष्ठ कही जा सकेगी, उसके लिए आपको क्या करना, उसका अध्ययन करना है। पुस्तक इस प्रकार होनी चाहिए कि छात्र की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके तथा उसे अगले सोपान पर चढ़ने के लिए तैयार कर सके। आज के मनोवैज्ञानिक युग में जबकि छात्र की रुचि, क्षमता, आयु आदि का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है, उसी प्रकार सामाजिक अध्ययन की अच्छी पाठ्यपुस्तक का चुनाव करना या हिंदी की पाठ्यपुस्तक की, भूगोल की है, विज्ञान की है, अधिक दुष्करकारी प्रतीत होता है। अच्छी पाठ्यपुस्तक के चुनाव हेतु कुछ मानदंडों का निर्धारण करना भी आवश्यक होता है। इस दिशा में समय समय पर विद्वानों द्वारा विचार किया गया है। पाठ्यपुस्तकों का उचित स्तर पर निर्धारित करने हेतु यूनेस्को द्वारा 1962 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसमें जिसका प्रमुख कार्य पाठ्यपुस्तकों के उचित स्तर का निर्धारण करना था तथा इस गोष्ठी में कुछ निर्णय लिए गए जिनका विवरण निम्न है। पाठ्यपुस्तकों का एक उचित स्तर पर होना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों के लेखन में अधिक लाभकारी होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तकों छात्रों के लिए फायदेमंद होनी चाहिए। तो व्यापारिक दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उक्त बातों का ध्यान केंद्र द्वारा सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को सावधानीपूर्वक रखना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों के लेखन एवं उचित स्तर को बनाए रखने के केंद्र सरकार द्वारा NCERT नई दिल्ली को भी मार्गदर्शन देना चाहिए। इस प्रकार के 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस दिशा में सराहनीय कदम उठाने के संकेत दिए हैं। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक उसे कहा जा सकता है जिसमें निम्न बातों को ध्यान में रखकर लिखी गई हो। बाल केंद्रित पुस्तकें, पुस्तक बालक को केंद्र मानकर लिखी गई हो, अर्थात वह बालक की रुचि, आयु और योग्यता एवं मनोविज्ञान तथ्यों के अनुकूल होनी चाहिए तथा उसका संबंध बालक के दैनिक जीवन से भी होना चाहिए। सेकंड है मानचित्रों एवं चित्रों का यथास्थिति उपयोग। जैसे मानचित्र सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत भूगोल का ज्ञान प्राप्त करने का एक सत्य साधन है। मानचित्र के बिना भूगोल का विद्यार्थी ठीक उसी प्रकार अधूरा एवं निस्सहाय होता है जैसा कि अस्त्र शस्त्रों के बिना एक योद्धा। ग्राफ डायग्रामों का उपयोग, इसमें वस्तुओं, स्थानों, मौसम को दर्शाने हेतु विभिन्न प्रकार के डायग्राम सावधानीपूर्वक प्रयोग करना अति आवश्यक है। बहुविकल्पात्मक अभ्यास प्रश्नों का समावेश, जैसे हिंदी के विषय में है, प्रत्येक पाठ के अंत में न केवल परंपरागत अभ्यास प्रश्न किए जाने चाहिए बल्कि बहुविकल्पात्मक प्रश्नों का भी आवश्यकता अनुसार
प्रयोग करना चाहिए ताकि शिक्षार्थी में विविध प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के कौशल का विकास किया जाना संभव हो सके। नवीनतम सत्य आंकड़ों तथ्यों का समावेश होना चाहिए, जैसे आंकड़े प्राप्त करने का स्रोत, आंकड़े नवीनतम होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए, स्पष्ट एवं सरल भाषा होनी चाहिए, पाठ्यपुस्तक की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए, लंबे और कठिन वाक्यों का प्रयोग करने से बचना चाहिए तथा व्याकरण संबंधी नियमों का भी पालन किया जाना चाहिए तथा द्विअर्थीय शब्दों के प्रयोग से पूर्णतः बचा जाना चाहिए। तर्कसंगत एवं क्रमबद्ध प्रकरण होना चाहिए, सीखने की अच्छी विधियों पर आधारित होना चाहिए। विषय वस्तु को सही प्रकार से शिक्षार्थियों को आत्मसात कराने के लिए यह आवश्यक है कि सीखने की अच्छी एवं नवीन विधियों एवं तकनीकी पर आधारित पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए। साथ ही पाठ के अंत में सार संक्षेप भी देना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं भाईचारे को प्रोत्साहन। वर्तमान समय की मांग है कि विभिन्न राज्यों, राष्ट्रों एवं समाजों में सहयोग एवं भाईचारे की भावनाओं का होना आवश्यक है ताकि विश्व में सभी व्यक्ति शांति से उन्नति एवं समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके। वह शिक्षार्थी में उनके प्रति घृणा, द्वेष, भेदभाव जैसे कुत्सित विचार पैदा करने के स्थान पर मानवता, सहयोग एवं प्रेम की भावना का विकास करने में समर्थ हो सके, विश्व बंधुत्व की दिशा में सक्रिय सहयोग दे सके। नेक्स्ट पॉइंट है समय समय पर सुधार तथा पुनरावृत्ति की संभावना। पाठ्यपुस्तक में नवीनतम आंकड़ों एवं तकनीकी का समावेश होने की संभावना होनी चाहिए। ऐसा तभी संभव है जबकि उसे समय समय पर दोहराया जाए, उसमें आवश्यक जानकारी का समावेश किया जाए तथा पाठकों द्वारा सुझाए गए बिंदुओं पर भी गहनता से विचार करके पाठ्यपुस्तक में उचित स्थान देने की व्यवस्था भी की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीय पर्यटन को महत्व। पाठ्यपुस्तक में विषय सामग्री इस प्रकार से प्रस्तुत की जाए कि सामाजिक अध्ययन है, हिंदी अध्ययन है, भूगोल है, विज्ञान है आदि के विद्यार्थी के लिए स्तरानुकूल क्षेत्रीय यात्राओं का महत्व बढ़ता जाए, क्योंकि इस प्रकार की यात्राओं से विद्यार्थी देखकर स्वयं अनुभूति द्वारा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में अपेक्षाकृत अधिक समर्थ होता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका आकर्षक एवं बहिरंग। पाठ्यपुस्तक का बाहरी आवरण भी आकर्षक, कलात्मक एवं प्रभावोत्पादक होना चाहिए। साथ ही जिद भी इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह शीघ्र से खराब न हो। अक्षर न तो अधिक बड़े होने चाहिए और न इतने छोटे होने चाहिए कि शिक्षार्थी की आंखों पर बुरा प्रभाव पड़े तथा कागज भी अच्छे प्रकार का होना चाहिए ताकि अक्षर भी अच्छी प्रकार से सुंदर लगे। उपयुक्त कसौटी पर खरी उतरने वाली पाठ्यपुस्तक यद्यपि विद्यार्थी के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होनी चाहिए, परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि पुस्तक उद्देश्य प्राप्ति का एकमात्र साधन है। यह साध्य कदापि नहीं हो सकती। पाठ्यपुस्तक पर अधिक निर्भर होने से विद्यार्थी के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आने की संभावना रहती है, जिनका पाठ्य प्रभाव उसकी ज्ञान प्राप्ति की क्षमता पर भी पड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार से पाठ्यपुस्तक पर अध्यापक की अधिक निर्भरता से न तो अध्यापक स्वयं के बारे में विद्यार्थियों पर अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो पाता है और न विषय के बारे में विद्यार्थी अध्यापक की विषय संबंधी योग्यता को शंका की दृष्टि से देखने लगता है, जिसका सीधा प्रभाव कक्षागत अनुशासन एवं विद्यार्थी के सीखने की क्षमता पर पड़ता है। जब एक ही विषय सामग्री को अलग अलग लेखक भिन्न भिन्न प्रकार से प्रस्तुत करते हैं तो स्थिति और अधिक दयनीय हो जाती है। अतः विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों के लिए ही पाठ्यपुस्तक का सावधानीपूर्वक उपयोग करना आवश्यक है। यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि पाठ्यपुस्तक का साधन है, साध्य नहीं है। अब नेक्स्ट आपका इसका लास्ट टॉपिक इसमें है इस यूनिट का पाठ्यक्रम का समीक्षात्मक
मूल्यांकन। पाठ्यपुस्तक का समीक्षात्मक मूल्यांकन आप किस तरीके से करेंगे उसको आपको समझना होगा और करना होगा। इसमें जैसे हिंदी विषय है, सामाजिक विषय है और भूगोल है, ज्योग्राफी, एसेस, पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं और सारे जो पेडागोजी के सब्जेक्ट है वो उसी के अकॉर्डिंग इसमें आपके चलते हैं और उसको किस तरीके से समीक्षात्मक मूल्यांकन आप कर सकते हैं। आपको इस मूल्यांकन के लिए जैसे अच्छी पाठ्यपुस्तक की चीज़ें भी बताई मैंने आपको, उसके बाद में सारी पाठ्यपुस्तक का जैसे मुद्रण है, कागज है, उसका आवरण है, उसका बाह्य रूप किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें आएगी। और उसके बाद इन सब का मूल्यांकन करना है और सब चीज़ समझना है। अब देखो विज्ञान या सामाजिक, इसमें जैसे राजस्थान तथा भारत के अन्य राज्यों में विद्यालयों में अनेक विषयों की पाठ्यपुस्तकें चलाई जा रही है। जैसे सामाजिक विज्ञान भी उन्हीं विषय में आता है, हिंदी भी है, साइंस भी है, आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट भी हैं। विद्यालय विषयों में सामाजिक अध्ययन को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को एक आदर्श नागरिक बनाना है ना। साथ ही भारत की शासन व्यवस्था है, संक्षिप्त इतिहास है, सांस्कृतिक संसाधनों का ध्यान देना है। लेकिन पाठ्यक्रम की समीक्षा करके ये देखना भी आवश्यक है कि कहाँ तक विषय अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल रहा है और कहाँ तक नहीं सफल है। जब हम नागरिक शास्त्र, भूगोल के पुस्तकों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें पूर्णतया पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांतों का समावेश नहीं किया गया है, विषय वस्तु का समावेश नहीं किया गया है तथा विषय वस्तु का चयन करते समय महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ अच्छाइयाँ इस पाठ्यक्रम में अवश्य दिखाई देती है, परंतु वे भी कमियों की अधिकता से धूमिल दिखाई पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए कक्षा 9वीं के सामाजिक विषय की समीक्षा करनी हो या हिंदी विषय की करनी हो, भूगोल की करनी हो, तो आप मूल्यांकन किस तरीके से करेंगे? आपको ये सेशनल में भी दिए जाएंगे कि आपको किसी भी एक विषय की पुस्तक का, आपकी बुक का सर्वे करना है, मूल्यांकन करना है, उसका सारा मैटर आपको इसमें से निकाल कर बनाना है कि कैसे, उसके लिए पॉइंट्स कौन से होंगे। सबसे पहले लिखिए पाठ्यपुस्तक का कवर। इस पुस्तक के जैसे मान लो आप सामाजिक विषय की पुस्तक कर रहे हैं तो इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर भारत का मानचित्र, संसद पर तिरंगा झंडा, लाल किला, कारखाना, दुकानदार की तथा बैंक आदि के चित्र होने चाहिए। और हिंदी की बुक है तो हिंदी की बुक के ऊपर सबसे पहले क्या होना चाहिए? साहित्यकार के चित्र होने चाहिए और उनके फोटो हैं सारे, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो बुक्स हैं, उनके भाव पक्ष है, उनका कला पक्ष है, उनके भी मैटर इसमें करता है। सेकंड पॉइंट है आपका पाठ्यपुस्तक के लेखक एवं प्रकाशक। कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अधिकृत है तथा इसके लेखकगण उपेंद्रनाथ दीक्षित है, जैसे के शर्मा है, प्रभुलाल पारिक है, जगदीश नारायण पुरोहित है, अजीत कुमार जैन है, सत्यनारायण सेठ है, अनेक इसका प्रकाशक राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल जयपुर से है। तो वो सब आगे फ्रंट पेज पर होना चाहिए। तो इसका मूल्यांकन किस तरीके से था, उसका क्या था, उसके नाम और वो सब चीज़ आपको इन सेशनल में भी लिखने पड़ते हैं। थर्ड पॉइंट है अनुक्रमणिका अथवा विषय वस्तु। जैसे नागरिक शास्त्र विषय ले लो, उसमें सर्वप्रथम व्यक्ति एवं समाज का पाठ है, फिर नागरिक तथा नागरिकता का, राज्य का, लोकतंत्र का, लोकमत का, संविधान आदि क्रम रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो सरल से कठिन की ओर ले जाते हैं। ये इसकी विशेषता भी है। नेक्स्ट है आयु स्तर। कक्षा 9 की नागरिक शास्त्र की बुक की उसकी आयु उसके अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि पुस्तक में जो पाठ दिए गए हैं वे अधिक विस्तृत नहीं होते हैं। जैसे राजनीतिक दलों का भारत में संक्षिप्त परिचय ही दिया गया है तथा उनकी स्थापना का सन एवं व्यक्ति का नाम देना ग्रामीण छात्रों एवं शहरी छात्रों दोनों के लिए उपयुक्त है। इनकी भाषा सरल और हिंदी है। एवं नेक्स्ट पॉइंट आपका है इकाई विभाजन
इकाई विभाजन में आपको किस तरीके से जैसे आप ये करेंगे। तो इकाई विभाजन, इसके अंतर्गत इकाई विभाजन किया गया है। जैसे प्रथम इकाई में 3 उप इकाइयाँ हैं, दूसरी में 4 है, तीसरी में 2 है, जो उत्तम है, बहुत अच्छी है, तथा पाठ भी बिंदुवार दिए गए हैं, यह भी बहुत अच्छा है। इन सब इस पुस्तक का जैसे आपको मूल्यांकन करके इन पॉइंट के द्वारा आपको एक्सप्लेन करना है, आपको समझाना है इसमें क्या चीज़ समाहित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है यांत्रिक तत्व। पुस्तक का बाह्य आकार आयताकार है या अच्छा है कि जिल्द न कठोर है न मुलायम है, अतः यह छात्रों के अनुरूप है। कागज भी सामान्य श्रेणी का है, इसकी छपाई भी बहुत अच्छी है और व्याकरण तथा अक्षर त्रुटि भी नहीं है। हिंदी में भी देखा जाए तो मात्रा की असुविधा इसमें नहीं है, बुक्स में बहुत सही तरीके से दी गई है। तो आपको किसी हिंदी की बुक का करना हो तो भी ये पॉइंट लेकर आप उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें है संगठन। विषय वस्तु का संगठन उनकी आयु के अनुरूप किया गया है, क्योंकि यह किशोरावस्था की कक्षा के अनुकूल है और इसमें संपूर्ण पाठ भावी जीवन को देखकर लिए गए हैं, जो उनकी नागरिकता का निर्माण कर सके, जैसे स्थानीय स्वशासन, राज्य संविधान एवं लोकमत आदि पाठ में इसमें सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रस्तुतिकरण। इसकी शैली शब्दावली के रूप में सामान्य है, जैसे आप प्रेजेंटेशन आपकी पुस्तक का किस तरीके से है इसका मूल्यांकन आपको करके और इसमें लिखना है। जैसे उदाहरण मानचित्र, चार्ट, आरेख, आंकड़े आदि की कमी तो नहीं पाई गई है, लेकिन ये कमी होते हुए भी इसकी गुणवत्ता उपयोगिता बनी हुई है और इसकी कौन सी गुणवत्ता है, कौन सी उपयोगिता है वो आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। फिर है नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें अभ्यास प्रश्न। प्रैक्टिस के जो प्रश्न होते हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे नागरिक शास्त्र है, सामाजिक है, पॉलिटिकल है, इन सब में अभ्यास प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित है। प्रश्न ज्ञान एवं अवबोध के हैं, है ना। जैसे आप लेसन प्लान बनाते हो तो ज्ञान के आधार पर, अवबोध के आधार पर, ये सब उसमें सम्मिलित करते हो नहीं करते हो, उसी तरीके से आपकी पुस्तक का मूल्यांकन भी इस तरीके से होता है। ज्ञानोपयोग अभिवृत्ति के प्रश्न बहुत कम है इसमें, जैसे इतना होने के बाद भी अभ्यास प्रश्न छात्र का संपूर्ण मूल्यांकन करने में सक्षम है। बच्चे उस पुस्तक को पढ़कर उसका किस तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं या उनका ज्ञान या अवबोध किस श्रेणी में दर्शाता है, इस तरीके से हमें उसका मूल्यांकन भी करना पड़ेगा। फिर है लास्ट अन्य। विषय वस्तु छात्र एवं अध्यापक के लिए उपयोगी है एवं उसमें परिशिष्ट सारांश का अभाव है। जैसे छोटे छोटे सारांश है वो इसमें दिए जाते हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों का समावेश आप पुस्तक के अनुसार आप पुस्तक को पढ़ने के बाद में इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अंत में इस पुस्तक में कुछ कमियां भी पाई जाती है, तो उसके होते हुए भी कमियों के छात्रों एवं अध्यापकों की आवश्यकताओं के अनुरूप भी कहा जा सकता है। जैसे पाठ्यपुस्तक का अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये एक ऐसी वस्तु है जो अध्यापक एवं छात्र दोनों ही के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे प्राचीन काल में भारत के गुरुकुलों एवं शिक्षा मंदिरों में पाठ्यपुस्तकों का अधिक महत्व नहीं था, क्योंकि गुरु स्वयं ही एक जीती जागती पुस्तक होता था। वह सभी प्रकार का आवश्यक जीवन उपयोगी ज्ञान शिष्यों को मौखिक रूप से दे सकता था, परंतु उस समय तो किताबों की इतनी आवश्यकता नहीं होती थी। पर आज शिष्य उसको रटते थे एवं अपने भावी जीवन में उतारने के लिए तैयार होते थे, परंतु जैसे जैसे गुरुकुलों का प्रचलन समाप्त हुआ, विभिन्न विषयों की विषय वस्तु का प्रसार हुआ, शिक्षार्थियों की संख्या में गुणात्मक एवं संख्यात्मक वृद्धि होती गई, वैसे ही अध्यापक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए ही पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी और पाठ्यपुस्तकों का चलन हुआ। वर्तमान समय में तो पाठ्यपुस्तकों के द्वारा ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि पुस्तकों में ही सभी प्रकार का ज्ञान संचित है। इस संचित ज्ञान के आधार पर ही किसी प्रकार की खोज या नवीन ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है और
इसका मूल्यांकन किया जाता है। अतः पुस्तकों का ज्ञानार्जन में महत्व दिनों दिन बढ़ रहा है और इसकी आवश्यकता भी बढ़ रही है। इस तरीके से आपको इसका मूल्यांकन, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और जैसे हिंदी की पाठ्य पुस्तक में है, उसकी भाव पक्ष है, विषय सामग्री का चयन है, मुख्य पृष्ठ है, कागज है, पाठ्य पुस्तकों का नियोजन किस तरीके से करते हैं, विद्यार्थियों का मानसिक क्षमता के अनुकूल सुसंगत होना चाहिए और पाठ्य पुस्तकों में गुणात्मक सुधार के लिए पाठ्य पुस्तकों का राजकीय उत्पादन होना चाहिए और पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन के लिए राज्य शिक्षा विभाग के निकट संपर्क में कार्य करने वाले एक पृथक अभिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में निरंतर संशोधन कराते रहना चाहिए। पुस्तक लेखकों को प्रकाशकों द्वारा उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। अध्यापकों को पाठ्य पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और प्रस्तुत संगठन विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। अभ्यास सामग्री का निर्माण होना चाहिए। जैसे हिंदी की पुस्तक है तो उसमें सहायक विशेषता है, शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन, शिक्षण निधि है, उपकरण है, सामग्री हेतु उपयोगी मार्गदर्शन है, वो सब उसमें सम्मिलित होना चाहिए। संदर्भ ग्रंथ की सूची होनी चाहिए और उपयुक्त स्थानों पर मौलिक स्रोतों से उदाहरण दिए गए होने चाहिए। शिक्षक मार्गदर्शिका दी गई है, अनुक्रमणिका भी दी गई है, प्रस्तावना भी दी जाती है। ये सब मूल्यांकन आपको इस तरीके से करने हैं। और जैसे हिंदी की पाठ्य पुस्तक है तो उसमें क्या होना चाहिए, साहित्य पढ़ाने से पूर्व लेखक एवं कवि परिचय अवश्य देना चाहिए। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य प्रमुख ही रहे, गौण न बन जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए साहित्यकार के विषय में बताना आवश्यक है। परंतु कुछ शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि जो ही शिक्षक साहित्यकार के विषय में कुछ बताएगा उसका अधिकांश समय उसका परिचय देने में ही व्यतीत हो जाएगा और साहित्य का शिक्षण प्रमुख न रहकर गौण बन जाएगा। अतः यह आवश्यक नहीं कि पढ़ाते समय साहित्यकार का परिचय दिया ही जाए। फिर भी यदि परिचय दिए बिना, उस परिस्थिति को समझाए बिना जिसमें साहित्यकार ने उस साहित्य की रचना की थी, साहित्य का पूर्ण रूपेण समझना संभव न हो तो अवश्य ही शिक्षक को साहित्यकार का परिचय दे देना चाहिए, परंतु संक्षेप में, विस्तार से नहीं। यदि साहित्यकार का परिचय विस्तार में देना हो तो अलग से ही देना उचित है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में संकलित गद्य तथा पद्य पाठों के लेखकों तथा साहित्यकारों का सामान्य परिचय दिया रहता है। साथ ही महान लेखकों और साहित्यकारों के जीवन पर आधारित पाठ भी होते हैं। प्रश्न पत्र में छात्र से किसी भी साहित्यकार या लेखक का सामान्य जीवन परिचय पूछा जाता है। अतः भाषा शिक्षक को चाहिए कि वह संबंधित साहित्यकार या लेखक का सामान्य जीवन परिचय छात्रों के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत करें कि वे उसे सरलता से हृदयगम्य कर सके। लेखक या साहित्यकार का सामान्य जीवन प्रस्तुत करते समय शिक्षक को निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले जन्म स्थान, दूसरा है जन्म तथा मृत्यु, तीसरा है पारिवारिक परिचय, फोर्थ पॉइंट है चौथा इसका शिक्षा दीक्षा, नेक्स्ट फिफ्थ है व्यवसाय, सिक्स पॉइंट है जीवन की प्रमुख घटनाएं। उन साहित्यकारों के प्रति जीवन की कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं वो इसमें सम्मिलित होती है। सातवां है व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व किस तरीके से था। आठवां पॉइंट है कृतित्व, उन्होंने क्या क्या काम किए उसके बारे में आपको इसकी डिटेल बतानी होगी। नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट है भाषा के साहित्यकार ने जो भी उसकी कृतित्व है जो उन्होंने किए हैं या उनकी भाषा किस तरीके से रही है, उन भाषा के बारे में भी आपको विस्तृत ज्ञान हिंदी की पुस्तक में देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है शैली, उसकी शैली किस तरीके से है, किस तरीके से वह बोल पाता है, कर पाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसमें साहित्य में स्थान, तो साहित्य में उसका स्थान किस तरीके से। यदि लेखक या साहित्यकार का सामान्य जीवन परिचय उपरोक्त तत्व प्रस्तुत किया जाएगा तो छात्रों के मानस पटल पर वह दृढ़ता से अंकित हो जाएगा। क्षेत्रीय साहित्यकारों की जीवनी, व्यक्तित्व एवं कृतित्व के रूप में यहाँ पाठ्यपुस्तक में आए प्रमुख कवियों, उनका सामान्य परिचय भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जैसे साहित्यकार के नाम बता रही, नोट कर लो अगर करना चाहें।
सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, केदारनाथ, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, श्रीमन नारायण, कबीरदास, मीराबाई, राम प्रसाद, बिस्मिली, माँ श्वेती देवी, मैथिली शरण गुप्त, बद्रीनाथ भट्ट, रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, उनकी कृति के बारे में भी आपको सब ज्ञान है। रामावतार त्यागी हरि कृष्ण देव सदे, भगवत सर्वोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, वासुदेव सिंह त्रिलोचन, विष्णु प्रभाकर, सरदार पूर्ण सिंह, दयाल सक्सेना, शिवानी बिहारी, साइनी माकिनो, रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास, यशपाल, सचिदानंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर, धर्मवीर, हरिशंकर परसाई, वियोगी हरि, इन सब के जीवन परिचय से हमारे को लाभ मिलता है। इन सब चीज़ों को हम सीख पाते हैं और सब कुछ कर ले। अब आपकी एक यूनिट ये खत्म हो गई है, समाप्त। इसमें आपके जो सेशनल होंगे, आपके फैकल्टी टीचर, सब्जेक्ट के जो टीचर है पेडागोजी के, आपकी फैकल्टी सब्जेक्ट टीचर जो है वो ही आपको देंगे और आपको इसके साथ में ही जब भी आप विद्यालय कॉलेज में उपस्थित होंगे उस समय अपने सेशनल लेकर उपस्थित होंगे साथ में, क्योंकि सारा मैटर आपको तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन दूसरी यूनिट में स्टार्ट करूँगी, वो आपकी पेडागोजी के सारे सब्जेक्ट में कॉमन टॉपिक चलता है। कॉमन टॉपिक के नाम से आपकी ये एक यूनिट खत्म हो चुकी है। थैंक यू।